मौत के तोहफे अध्याय 21 3 भाइयों की कहानी। हैरी और रॉन ने हरमाइनी की तरफ देखा। हैरी की तरह ही वो दोनों भी जेनोफिलियस की बात नहीं समझ पाए थे। मौत के तोहफे? सही कहा। क्या तुमने उसके बारे में नहीं सुना? बहुत कम जादूगर इसमें यकीन करते हैं। तुमने अपने भाई की शादी में उस बददिमाग युवक को देखा था जिसने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं कुख्यात शैतानी जादूगर का प्रतीक पहने हूँ। कितना अज्ञानी था। मौत के तोहफे शैतानी चीज़ नहीं है, कम से कम सामान्य तौर पर तो नहीं। आप इस प्रतीक को सिर्फ इसलिए पहनते हैं ताकि दूसरे विश्वास करने वाले आपको पहचान लें और आप उनकी खोज में मदद करें। उन्होंने अपने गर्टी रूट के रस में थोड़ी शक्कर डाल दी। माफ़ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं, हैरी ने कहा। विनम्र दिखने के लिए उसने अपने कप से एक घूंट लिया। उसका गला रुंध गया। जो लोग मौत के तोहफे में विश्वास करते हैं वो उनकी खोज करते हैं, लेकिन मौत के तोहफे क्या हैं? जेनोफिलियस ने अपना खाली कप एक तरफ रख दिया। मुझे लगता है तुम लोगों ने 3 भाइयों की कहानी पढ़ी होगी। हैरी ने कहा नहीं, जबकि रॉन और हरमाइनी ने हाँ कर दी। जेनोफिलियस ने गंभीरता से सिर हिलाया। देखो मिस्टर पॉटर, सारी बात 3 भाइयों की कहानी से शुरू होती है। मेरे पास कहीं पर वो किताब है। उन्होंने कमरे में चर्म पत्रों और पुस्तकों के अस्त व्यस्त ढेरों पर उड़ती नजर डाली कि तभी हरमाइनी बोल पड़ी। मेरे पास किताब है मिस्टर लवगुड, यहीं है। उसने अपने छोटे बैग में से बीडल की कहानियां बाहर निकाली। मूल प्रति? जेनोफिलियस ने तीखे अंदाज में पूछा और हरमाइनी के सिर हिलाने पर बोले, तो फिर ठीक है, पढ़ो। उसने पुस्तक खोली। हैरी ने देखा पन्ने के सबसे ऊपर वही प्रतीक था। एक बार की बात है, 3 भाई शाम के समय वीरान घुमावदार सड़क पर यात्रा कर रहे थे। हमारी मम्मी ने तो बताया था आधी रात को, रॉन ने कहा, जिसने सुनते समय अपने सिर के पीछे हाथ रख लिए थे। हरमाइनी उसकी तरफ चिढ़कर देखने लगी। माफ़ करना, मुझे लगा था कि अगर आधी रात होती तो ज़्यादा डर लगता, रॉन बोला। हाँ, हमारी ज़िंदगी में डर की बहुत कमी है, हैरी ये खुद को कहने से रोक नहीं पाया। जेनोफिलियस उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, बाहर आसमान को ताक रहे थे। आगे पढ़ो हरमाइनी। तीनों भाई एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी इतनी गहरी थी कि वो इसे चलकर पार नहीं कर सकते थे। तैरकर पार करना बहुत खतरनाक था। तीनों भाई जादू में माहिर थे। उन्होंने अपनी छड़ियाँ लहराकर खतरनाक दिख रही नदी पर पुल बनाया। वो उस पर आधी दूर ही पहुंचे थे कि एक नकाबपोश आकृति ने रास्ता रोक लिया और मौत उनसे बातचीत करने लगी। क्या कहा? मौत उनसे बातचीत करने लगी? ये कहानी है हैरी, माफ़ करना, आगे पढ़ो। मौत उनसे बातचीत करने लगी। वो नाराज़ थी कि उसके 3 नए शिकार उसके चंगुल से बचकर जा रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर यात्री उस नदी को पार करते समय डूब जाते थे। मौत चालाक थी। उसने तीनों भाई की जादुई निपुणता पर बधाई दी। उसने कहा कि वो उनकी चतुराई से बहुत सम्मोहित है, इसलिए उन्हें पुरस्कार देना चाहती है। सबसे बड़ा भाई लड़ाकू प्रवृत्ति का था। उसने मौत से दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी मांगी, ऐसी छड़ी जो इसके मालिक को द्वंद्व युद्ध में हमेशा जिताए, जो मौत को हराने वाले जादूगर के काबिल हो। ये सुनकर मौत नदी के किनारे लगे एल्डर वृक्ष तक गई। उसने उसकी एक शाखा तोड़कर अजय छड़ी बनाई और सबसे बड़े भाई को दे दी। दूसरा भाई घमंडी था। उसने मौत को थोड़ा ज़्यादा अपमानित करने का फैसला किया। उसने कहा उसे मुर्दा लोगों को इस दुनिया में वापस बुलाने की शक्ति चाहिए। मौत ने नदी के किनारे से एक पत्थर उठाया, दूसरे भाई को दे दिया। इसके बाद मौत ने तीसरे और सबसे छोटे भाई से पूछा उसे क्या चाहिए। ये भाई तीनों में सबसे विनम्र और समझदार था। उसे मौत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने कहा ऐसी चीज़ जिसकी बदौलत वो वहाँ से इस तरह जा सके ताकि मौत उसका पीछा न कर पाए। बड़ी अनिच्छा से मौत ने उसे अपना अदृश्य चोगा दे दिया। मौत के पास अदृश्य चोगा है? अरे एक बार फिर बोल पड़ा, ताकि वो चुपके से लोगों के पास आ सके, रॉन ने कहा। कई बार वो उनकी तरफ बाहें दौड़ाकर फैलाने और चीखने से बोर हो जाती होगी। ओह माफ़ करना हरमाइनी। फिर मौत एक तरफ हट गई। तीनों भाइयों को अपने अपने रास्ते पर आगे जाने दिया। चलते चलते वो अद्भुत घटना के बारे में बात कर रहे थे, मौत के तोहफों का गुणगान कर रहे थे। समय के साथ भाई अलग हो गए, अपनी अपनी दिशा में चल दिए। सबसे बड़ा भाई हफ्ते भर की यात्रा के बाद एक गांव में पहुंचा। वहां उसने उस जादूगर को ढूंढा जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी थी। जाहिर है जब हथियार के रूप में अजय छड़ी उसके पास थी तो दुश्मन जादूगर से हुए द्वंद्व युद्ध में वो कैसे नहीं जीतता। उसने अपने दुश्मन को ज़मीन पर मरा हुआ छोड़कर सबसे बड़ा भाई एक शराब खाने में शराब पीने लगा। उसने चिल्ला चिल्ला कर अपनी शक्तिशाली छड़ी की डींग हाँकी। वो जोर से सबको बता रहा था ये छड़ी मौत का दिया तोहफा है। उसी रात को सबसे बड़े भाई के कमरे में एक जादूगर चुपके से घुस गया।
बड़ा भाई शराब के नशे में धुत होकर बिस्तर पर सोया था। चोर ने छड़ी चुरा ली, एहतियात के तौर पर उसका गला काट दिया। इस तरह मौत ने बड़े भाई को हरा दिया। दूसरा भाई यात्रा के बाद अपने घर पहुंचा। उसने पत्थर निकाला, मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की शक्ति का परीक्षण किया। उसने पत्थर को 3 बार अपने हाथ में घुमाया। उसे हैरानी और खुशी हुई। उसकी मरी हुई प्रेमिका, जिससे वो शादी करना चाहता था, तत्काल उसके सामने प्रकट हुई। बहरहाल प्रेमिका दुखी और भावहीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बीच कोई पर्दा हो जिसके कारण वो दूर हो गए हों। हालांकि वो दुनिया में लौट आई थी, लेकिन दरअसल वो यहाँ नहीं थी। उसे बहुत कष्ट हुआ। अंत में अपनी हताशा भरी हसरत से दूसरा भाई पागल हो गया और अपनी प्रेमिका के पास सचमुच पहुँचने के लिए आत्महत्या कर ली। इस तरह मौत ने दूसरे भाई को हरा दिया। फिर मौत तीसरे भाई को कई सालों तक तलाश करती रही। वो कहीं नहीं मिला। जब सबसे छोटा भाई बहुत बूढ़ा हो गया, तब जाकर उसने अपना अदृश्य चोगा उतारा और बेटे को दे दिया। फिर उस मौत का स्वागत किसी पुराने दोस्त की तरह किया, जो उसके साथ खुशी खुशी बराबर वालों की तरह इस दुनिया को छोड़ गया था। हरमानी ने पुस्तक बंद कर दी। जेनोफिलियस ने खिड़की से निगाह हटाई तो ये मामला है। क्या? मौत के तोहफे यही हैं। उन्होंने अपनी कोहनी के पास वाली भरी टेबल से कलम उठाई, पुस्तकों के बीच से एक फटा हुआ चर्मपत्र निकाला। अजेय छड़ी। उन्होंने चर्मपत्र के ऊपर नीचे तक एक सीधी लकीर खींच दी। पुनर्जीवन पत्थर। उन्होंने उस लकीर के ऊपर एक गोला जोड़ दिया। अदृश्य चोगा। उन्होंने लकीर और गोले को त्रिकोण के अंदर रख दिया, जिससे वो प्रतीक बन गया जो हरमाइनी को इतना परेशान कर रहा था। फिर वो बोले, इन्हीं तीनों को मौत के तोहफे कहते हैं। लेकिन कहानी में तो मौत के तोहफे का कोई जिक्र नहीं है, जाहिर है नहीं है। जेनोफिलियस ने गर्व से कहा, जिससे हरमाइनी पगला गई। ये बच्चों की कहानी है। इसे खाने के बजाय मनोरंजन करने के लिए लिखी गई थी। हम में से जो लोग इन मामलों को समझते हैं वो जानते हैं ये प्राचीन कहानी 3 वस्तुओं या तोहफों की तरफ इशारा करती है, जिन्हें एक साथ हासिल करने वाला व्यक्ति मौत का मालिक बन जाएगा। लूना के पास जल्दी ही पर्याप्त मछलियाँ हो जानी चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा और खिड़की की तरफ देखते रहे। मौत का मालिक? आपका क्या मतलब है? मालिक? जेनोफिलियस ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, विजेता, स्वामी, तुम इसे जो चाहे नाम दे सकते हो, लेकिन आपका क्या मतलब है? हरमाइनी ने धीरे से कहा। हैरी जान गया था वो अपने शक को प्रकट नहीं करना चाहती थी। आपको यकीन है ये वस्तुएं, ये तोहफे इस दुनिया में मौजूद हैं? हाँ, जाहिर है। लेकिन हरमाइनी ने कहा और हैरी को उसका संयम टूटता हुआ महसूस हुआ। मिस्टर लवगुड, आप इस बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं? लूना ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था लड़की। मुझे लगता है तुम्हें बुद्धि है, लेकिन बहुत सीमित है, संकीर्ण, दिमाग बंद है। शायद तुम्हें वो हैट पहनना चाहिए हरमाइनी। रॉन ने उस बदसूरत मुकुट की तरफ सिर हिलाया। मिस्टर लवगुड, हम सभी जानते हैं अदृश्य चोगों जैसी चीज़ होती हैं, वो दुर्लभ हैं, लेकिन दुनिया में हैं। लेकिन तीसरा तोहफा सच्चा अदृश्य चोगा है मिस ग्रेंजर। मेरे कहने का मतलब है ये कोई यात्री चोगा नहीं है जिस पर विभ्रम या चकाचौंध सम्मोहन किया गया हो। ये अर्ध पारदर्शी बालों से बुना हुआ चोगा नहीं है जो किसी को शुरू में छिपा तो लेगा, लेकिन कई सालों बाद धुंधला हो जाएगा या बेअसर हो जाएगा। हम ऐसे चोगे के बारे में बात कर रहे हैं जो इसे ओढ़ने वाले को पूरी तरह अदृश्य बना देता है और अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। इस पर चाहे जितने भी मंत्र मारे जाएं, ये उस व्यक्ति को छिपाए रखेगा। तुमने ऐसे कितने चोगे देखे हैं मिस ग्रेंजर? हरमाइनी जवाब देने के लिए मुंह खोलना चाहती थी, लेकिन उसने बंद कर लिया। अब वो ज़्यादा दुविधा में थी। हैरी जानता था कि वो सब एक ही बात के बारे में सोच रहे हैं। जेनोफिलियस ने जिस तरह के चोगे का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह का चोगा इस समय उनके पास है। देखा, जेनोफिलियस ने कहा, जैसे वो उन लोगों को किसी तार्किक बहस में हरा चुके हों। तुम में से किसी ने भी अगर ऐसी चीज़ें नहीं देखी है, इसका मालिक बहुत अमीर होगा, है ना? जेनोफिलियस ने एक बार फिर खिड़की के बाहर देखा। आसमान में अब गुलाबी रंग की चमक थी। ठीक है, लेकिन मिस्टर लवगुड, आप जिसे पुनर्जीवन पत्थर कहते हैं, इसके बारे में क्या? ये असली कैसे हो सकता है? साबित करो कि असली नहीं है, जेनोफिलियस ने कहा। हरमाइनी ताव में आ गई। मैं ये कैसे साबित कर सकती हूँ कि अस्तित्व में नहीं है? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैं दुनिया के सारे पत्थरों की जांच करूंगी? मेरा मतलब है, इस तरह तो आप किसी भी बात को सच मान सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ के असली होने का आधार सिर्फ इतना हो कि किसी ने इसे झूठ साबित नहीं किया है, तब तो फिर कोई भी कैसा भी दावा कर सकता है। हाँ, कैसा भी दावा किया जा सकता है। मुझे देखकर खुशी हुई, तुम्हारा दिमाग खुल रहा है। हरमाइनी के गुस्से भरे जवाब के आने के पहले ही हैरी जल्दी से बोला, जे छड़ी, आपको लगता है ये मौजूद है? ओह हाँ, इस मामले में बहुत सारे सबूत हैं।
जेनोफिलियस ने कहा, तीनों तोहफों में अजय छड़ी का पता सबसे आसानी से चल जाता है। एक मालिक से दूसरे मालिक तक पहुंचने का इसका अजीब तरीका है। यानी अगर कोई इस छड़ी का मालिक बनना चाहता है तो उसे पुराने मालिक से छड़ी शक्ति से छीननी पड़ती है। जेनोफिलियस ने कहा, निश्चित रूप से तुमने सुना होगा दुष्ट एमरिक को मारने के बाद ये छड़ी बड़बोले एबगर्ड के पास कैसे पहुंची थी, किस तरह गोड लॉट अपनी कोठरी में मरा जब उसके बेटे हैरेवर्ड ने उससे छड़ी ली, भयंकर लॉक्सियस के बारे में जिसने बारनाबास डेवरिल को मारने के बाद उससे छड़ी छीन ली। अजय छड़ी का खून भरा सफ़र जादूगरों के इतिहास के पन्नों पर बिखरा हुआ है। हैरी ने हरमाइनी पर नज़र डाली। वो जेनोफिलियस को त्योरियां चढ़ाकर देख रही थी, लेकिन उसकी बात का विरोध नहीं किया। रॉन ने पूछा, तो आप जानते हैं अजय छड़ी इस वक्त कहाँ है? कौन जाने अजय छड़ी कहाँ छुपी है। ऑर्कस और लीवियस के बाद इसका सुराग गायब हो गया। कौन जाने उनमें से किसने लेक्सियस को हराकर उससे छड़ी ली थी। कौन जाने उन्हें किसने हराया होगा। दुर्भाग्य से इतिहास में ये जानकारी नहीं है। मिस्टर लवगुड, क्या मौत के तोहफों से पेवरेल परिवार का कोई संबंध है? जेनोफिलियस सदमे में दिखने लगा। इस वक्त हैरी को कोई चीज़ याद आई, हालांकि पूरी तरह नहीं। पेवरेल, ये नाम उसने कहीं सुना है। तो तुम मुझे गुमराह कर रही थी लड़की, जेनोफिलियस ने कहा। वो अपनी कुर्सी पर ज़्यादा सीधे बैठकर हरमाइनी को देख रहा था। मुझे लगा तुम लोग तोहफों की खोज में नए हो, लेकिन तुम तो बहुत कुछ जानते हो। हम में से कई खोजियों को यकीन है पेवरेल परिवार का मौत के तोहफों से पूरा संबंध है। पेवरेल परिवार कहाँ है? रॉन ने पूछा। ये गॉड्रिक्स हॉलो में कब्र के पत्थर पर लिखा था जिसके नीचे ये निशान था, हरमाइनी ने कहा, जो अब भी जेनोफिलियस को देख रही थी। इग्नोटस पेवरेल। बिल्कुल, इग्नोटस की कब्र पर मौत के तोहफों का निशान निर्णायक सबूत है। किस बात का? इस बात का कि कहानी के तीनों भाई दरअसल पेवरेल भाई थे, एंटियोक, कैडमस और इग्नोटस। वो मौत के तोहफों के पहले मालिक थे। खिड़की पर एक और नज़र डालने के बाद जेनोफिलियस उठे, ट्रे लेकर घुमावदार सीढ़ियों की ओर चल गए। तुम लोग डिनर करोगे? हमारे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति हमसे मछलियों की सूप की विधि पूछता है। शायद सेंट मंगोज अस्पताल के विष प्रकोष्ठ में दिखाने के लिए, रॉन ने दबे आवाज़ में पूछा। हैरी ने कुछ कहने से पहले इंतज़ार किया। उसने हरमाइनी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? ओह हैरी, ये बकवास का पुलिंदा है। प्रतीक का असली मतलब ये नहीं हो सकता। इस आदमी का नज़रिया अजीब व गरीब है। हमने बेकार ही अपना समय बर्बाद किया। तो मुझे लगता है इसी आदमी ने हमें क्रम्पल हॉर्न्ड स्नोर केक्स का काल्पनिक विचार दिया है, रॉन बोला। तो तुम्हें भी इसकी बात पर यकीन नहीं है? रॉन बोला, नहीं, ये कहानी तो बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए है ना? मुश्किल की तलाश में मत जाओ, लड़ाई झगड़े मत करो, फटे में टांग मत अड़ाओ, विनम्र रहो, अपने काम से काम रखो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। ज़रा सोचो, रॉन ने कहा, शायद इसी वजह से एल्डर वृक्ष की छड़ियों को बदकिस्मत माना जाता है। तुम क्या बोल रहे हो? ये एक अंधविश्वास है ना? मई में पैदा जादूगरनियों की शादी मगलुओं से होगी। शाम के धुंधलके में किया जादू आधी रात तक ख़त्म हो जाएगा। एल्डर वृक्ष की छड़ी होगी तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। तुमने इन बातों को सुना होगा। मेरी मम्मी ऐसी बहुत सी कहावतें कहती रहती हैं। हैरी और मैं मगलुओं के बीच बड़े हुए हैं, हरमाइनी ने उसे याद दिलाया। हमें अलग अंधविश्वास सिखाए गए थे। उसने आह भरी जब थोड़ी कसैली गंध किचन से उड़कर ऊपर आई। जेनोफिलियस से हरमाइनी के नाराज़ होने का इकलौता फ़ायदा ये था कि वो ये बात भूल गई थी कि वो रॉन से बात नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो रॉन। वैसे ये स्पष्ट है, ये सिर्फ नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी है। वैसे तुम कौन सा तोहफा चुनते? तीनों एक साथ बोल पड़े। हरमाइनी ने कहा चोगा, रॉन बोला छड़ी, हैरी ने कहा पत्थर। तीनों ने थोड़ी हैरानी और दिलचस्पी से एक दूसरे को देखा। रॉन ने कहा, चोगा वैसे तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास छड़ी होगी तो अदृश्य होने की ज़रूरत नहीं है। अजय छड़ी। हरमाइनी, हमारे पास अदृश्य चोगा पहले से ही है, और अगर तुमने ध्यान दिया हो इसने हमारी बहुत मदद की है, जबकि ये तय है कि छड़ी अपने साथ बहुत सी परेशानियां लाएगी। वो तो सिर्फ तभी होगा जब आप इसके बारे में डींगे हाँकेंगे, तभी जब आप इसे बचकाने ढंग से सिर के ऊपर घुमाएंगे, नचाएंगे। मेरे पास अजय छड़ी है, दम है तो लड़कर दिखाओ, अगर कोई व्यक्ति अपना मुंह बंद रखे। हाँ, लेकिन क्या कोई मुंह बंद रख सकता है? हरमाइनी ने संदेह से कहा। देखो, इस आदमी ने हमें जो इकलौती बात बताई है वो ये कि सैकड़ों सालों से अतिरिक्त शक्तिशाली छड़ियों के बारे में कहानियाँ फैली हैं। सचमुच? हैरी ने कहा। हरमाइनी चिढ़ गई। मौत की छड़ी, किस्मत की छड़ी, वो सदियों से अलग अलग नामों से मशहूर है। आमतौर पर वो किसी शैतानी जादूगर के पास होती हैं जो उसके बारे में डींगे हाँकता है। प्रोफेसर बिन्स ने कुछ का जिक्र किया है। ओह, ये सब बकवास है,
छड़ियाँ उतनी ही शक्तिशाली होती हैं जितना कि उनका इस्तेमाल करने वाला जादूगर। कुछ जादूगर ये डींग हाँकना पसंद करते हैं कि उनकी छड़ी बाकी लोगों की छड़ियों से ज़्यादा शक्तिशाली और बेहतर है। हैरी ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता मौत की छड़ी और किस्मत की छड़ी एक ही छड़ी नहीं है जो अलग अलग नामों से सदियों से प्रकट हो रही हैं? क्या? और वो सब दरअसल एल्डर वृक्ष से बनी हैं जिसे मौत ने बनाया था, रॉन ने कहा। हैरी हंसा। उसके मन में अभी अभी जो विचार आया था वो मूर्खतापूर्ण था। उसे खुद को याद दिलाना पड़ा उसकी छड़ी एल्डर की नहीं हॉली की थी और उसे ओलिवेंडर ने बनाया था। चाहे इसने उस रात जो भी चमत्कार किया हो जब वोल्डेमॉर्ट ने आसमान में उसका पीछा किया था। इसके अलावा अगर वो अजय होती तो टूटती कैसे? तुम पत्थर क्यों लेना चाहोगे? रॉन ने कहा। देखो, अगर हम मुर्दों को वापस बुला सकेंगे तो सीरियस, बावरिन, डम्बलडोर, मेरे माता पिता सब लौट आएंगे। रॉन और हरमाइनी मुस्कुराए तक नहीं। लेकिन बीडल के अनुसार वो लौट के नहीं आना चाहेंगे, है ना? हैरी ने अभी अभी सुनी कहानी के बारे में सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सकने वाले पत्थर के बारे में इतिहास में बहुत प्रसंग होंगे, है ना? उसने हरमाइनी से पूछा। नहीं, हरमाइनी ने दुखी अंदाज में जवाब दिया। मुझे नहीं लगता मिस्टर लवगुड के अलावा कोई इतना मूर्ख होगा। किचन से आती बदबू अब ज़्यादा तीखी हो गई थी। हैरी ने सोचा, जेनोफिलियस जो भी पका रहा है, क्या उसका मन रखने के लिए उसे खाया जा सकता है? और उस चोगे के बारे में? रॉन ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें एहसास नहीं? उन्होंने सही कहा है। मैं हैरी के चोगे का आदी हो चुका हूँ और मैंने इसके बारे में कभी ठीक से नहीं सोचा, लेकिन ये कमाल का है। मैंने कभी हैरी के चोगे जैसे दूसरे चोगे के बारे में नहीं सुना है। इसमें कोई कमी या द्वेष नहीं है। हम इसके नीचे कभी पकड़े नहीं गए हैं। जाहिर है रॉन, जब हम इसके नीचे होते हैं तो अदृश्य होते हैं। लेकिन उन्होंने बाकी चोगों के बारे में बिल्कुल सच कहा है और वो भी कोई बहुत सस्ते नहीं मिलते हैं। मुझे ये पहले कभी लगा ही नहीं। मैंने सुना है कि पुराने होने पर ऐसे चोगों के सम्मोहन खत्म हो जाते हैं। हैरी का चोगा उसके पहले उसके डैडी के पास था। ये बहुत पुराना है लेकिन आदर्श है। हाँ ठीक है, लेकिन रॉन पत्थर। वो जब बात कर रहे थे तो हैरी कमरे में घूमने लगा। उसका ध्यान एकाएक भटक गया। ऊपर वाले कमरे की छत पर अपना चेहरा नजर आया। एक पल चकराने के बाद उसे एहसास हुआ वहाँ आईना नहीं था बल्कि तस्वीर थी। उत्सुकतावश वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हैरी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता उनके ना रहने पर ताक झांक करनी चाहिए। लेकिन हैरी अगली मंजिल पर पहुंच गया था। लूना ने अपने बेडरूम की छत को 5 चेहरों की सुंदर तस्वीरों से सजाया था। हैरी, रॉन, हरमाइनी, जिनी और नेविल। वे लोग हॉगवर्ट्स की तस्वीरों की तरह हिल तो नहीं रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जादुई लग रहे थे। हैरी को लगा जैसे वो सांस ले सकते हों। तस्वीरों के चारों ओर सुनहरी जंजीरों जैसी चीज़ें नजर आ रही थीं जो उन्हें एक साथ जोड़ी थीं। एक आध मिनट तक उन्हें देखने के बाद हैरी को एहसास हुआ जंजीरें दरअसल एक शब्द थीं जिन्हें सुनहरी स्याही में 1000 बार लिखा गया था, दोस्त दोस्त दोस्त। हैरी के मन में लूना के प्रति असीम प्रेम उमड़ आया। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। पलंग के पास एक बड़ा फोटो लगा था। इसमें लूना एक महिला के गले लगी थी जिसकी शक्ल लूना से काफ़ी मिलती थी। इस तस्वीर में लूना का हुलिया जितना अच्छा था उतना हैरी ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फोटो पर धूल थी। ये बात हैरी को थोड़ी अजीब लगी। उसने चारों तरफ घूरा, कुछ गड़बड़ थी। हल्के नीले गलीचे पर भी धूल की मोटी परत थी। कपड़ों की अलमारी का दरवाज़ा खुला था। उसने देखा उसमें कपड़े नहीं थे। बिस्तर को देखकर लग रहा था जैसे उसमें हफ्तों से कोई न सोया हो। सबसे पास वाली खिड़की पर जाला लगा था जिसमें से लाल आसमान दिख रहा था। हैरी सीढ़ियों से उतरा तो उसका चेहरा देखकर हरमाइनी ने पूछा, क्या गड़बड़ है? लेकिन उसका जवाब देने से पहले ही जेनोफिलियस किचन से सीढ़ियों के ऊपर आ गए। मिस्टर लवगुड, लूना कहाँ है? क्या? लूना कहाँ है? मैं बता चुका हूँ, वो नीचे मछली पकड़ने गई है। तो फिर आप ट्रे में 4 प्याले ही क्यों लाए हैं? जेनोफिलियस की ट्रे खनखनाने लगी। उसके हाथ काँप रहे थे। मुझे नहीं लगता कि लूना यहाँ कई सप्ताह से हैं। उसके कपड़े भी नहीं हैं। वो अपने पलंग पर हफ्तों से सोई नहीं है। वो कहाँ है? आप बार बार खिड़की की तरफ क्यों देख रहे हैं? जेनोफिलियस के हाथ से ट्रे छूट गई। रॉन और हरमाइनी ने छड़ियाँ निकाल ली। जेनोफिलियस मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। उसी पल प्रिंटिंग मशीन ने जोरदार आवाज़ की। क्विबलर पत्रिका के बहुत से अंक टेबल क्लॉथ के नीचे फर्श पर बिखर गए। हरमाइनी ने नीचे झुककर पत्रिका उठाई। हैरी, इसकी तरफ देखो। अटाले के बीच से हैरी उसके पास जितनी जल्दी पहुंच सकता था पहुंच गया। क्विबलर के कवर पर हैरी की तस्वीर छपी थी। हैरी पर अवांछित क्रमांक 1 लिखा था। नीचे घोषित पुरस्कार राशि भी थी। तो क्विबलर बदल गया है। तो आप बगीचे में यही काम करने गए थे मिस्टर लवगुड? उल्लू भेजकर मंत्रालय को खबर भेज रहे थे?
जेनोफिलियस ने अपने होठों पर जीभ फेरी। वो मेरी लूना को पकड़ कर ले गए हैं। क्योंकि मैं उनके खिलाफ लिख रहा था, वो मेरी लूना को पकड़ कर ले गए हैं। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, लेकिन वो उसे लौटा देंगे अगर मैं हैरी को पकड़वा दूं। हरमाइनी ने उनकी बात पूरी की। बिल्कुल नहीं, रॉन ने सपाट अंदाज में कहा। रास्ते से हट जाओ, हम जा रहे हैं। जेनोफिलियस को काटो तो खून नहीं था, वो 100 साल का बूढ़ा दिख रहा था। वो लोग किसी भी पल आ सकते हैं, मुझे लूना को बचाना है, मैं उसे खो नहीं सकता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो सीढ़ियों के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। हैरी को अचानक याद आया, उसकी माँ ने भी उसके पालने के सामने यही किया था। आप ऐसा कुछ ना करें जिससे हमें आपको चोट पहुंचानी पड़े। मिस्टर लवगुड, रास्ते से हट जाएं, हैरी ने कहा। हैरी, हरमाइनी चिल्लाई। झाड़ुओं पर सवार 2 आकृतियां खिड़कियों के पास आ गईं। उन तीनों का ध्यान हटते ही जेनोफिलियस ने अपनी छड़ी निकाल ली। हैरी को समय रहते गलती का एहसास हो गया था। वो एक तरफ हो गया, उसने रॉन और हरमाइनी को दूर कर दिया। जेनोफिलियस का स्तब्धीकरण मंत्र कमरे में उड़ा और महाविस्फोटक सींग पर टकराया। जोरदार विस्फोट हुआ, कमरा ढह गया, लकड़ी, कागज, मलबा हर दिशा में उड़ने लगा। हैरी हवा में उड़कर फर्श पर गिर गया। गिरते हुए मलबे के कारण वो कुछ देख नहीं पाया। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। तभी हरमाइनी की चीख और रॉन के चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर धातु के धमाकों की आवाज़ आई। जेनोफिलियस घुमावदार सीढ़ियों पर नीचे की तरफ गिर गया। मलबे में आधे दफन हैरी ने उठने की कोशिश की। धूल के कारण वो बमुश्किल सांस ले पा रहा था। एक सफ़ेद आकृति हैरी के करीब आई। वो मूर्ति की तरह धूल में लिपटी हुई थी और उसकी उंगलियां होठों पर थीं। नीचे दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। मैंने तुमसे कहा था ना ट्रेवर्स, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, ये पागल हमेशा की तरह बकवास कर रहा होगा। एक धमाका हुआ और जेनोफिलियस की दर्द भरी चीख सुनाई दी। नहीं नहीं, ऊपर की मंजिल पर पॉटर। लवगुड, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते बताया था, हम पक्की जानकारी के अलावा किसी चीज़ के लिए नहीं लौटेंगे। पिछले हफ्ते की बात याद है, जब तुमने अपनी बेटी के बदले में मूर्खतापूर्ण मुकुट देने का प्रस्ताव किया था? और उसके 1 हफ्ते पहले एक और धमाका और एक चीख, जब तुमने सोचा था हम उसे लौटा देंगे अगर तुम हमें इस बात का सबूत दे दोगे कि क्रम्पल धमाका, हेडेड धमाका, स्नोर केक्स होते हैं। नहीं नहीं, मैं रहम की भीख मांगता हूँ। वहाँ सचमुच पॉटर है, सचमुच। हमें तो नज़र आता है कि तुमने यहाँ सिर्फ इसलिए हमें बुलाया है ताकि तुम अपने घर के साथ हमें उड़ा सको। प्राणभक्षी गर्जा धमाकों की आवाज़ आई। इस दौरान जेनोफिलियस दर्द से चीखता चिल्लाता रहा। सेल्विन, इस जगह को देखकर लगता है जैसे गिरने वाली है। दूसरी ठंडी आवाज़ टूटी, सीढ़ियों से गूंजती हुई ऊपर पहुंची। ऊपर का रास्ता पूरी तरह बंद है, मलबा साफ करने की कोशिश करें। झूठे कहीं के, सेल्विन नाम का जादूगर चिल्लाया। तुमने अपने जिंदगी में पॉटर को कभी देखा भी है? सोचा होगा तुम हमें लालच देकर यहाँ बुलाओगे और धोखे से मार डालोगे। मैं कसम खाता हूँ पॉटर ऊपर की मंजिल पर है। मानव प्रकटो। सीढ़ियों के नीचे से आवाज़ आई। हैरी ने हरमाइनी की आवाज़ सुनी। उसे यह अजीब एहसास हुआ कि कोई चीज़ उस पर झुक रही है और उसके शरीर से टकरा रही है। कोई सचमुच ऊपर है सेल्विन, दूसरे आदमी ने तीखी आवाज़ में कहा। मैं कब से कह रहा हूँ वो पॉटर है। प्लीज़ मुझे लूना दे दो। तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी लवगुड, लेकिन अगर तुम उन सीढ़ियों के ऊपर जाकर हैरी पॉटर को ला कर दो। अगर कोई साजिश हुई तो हम तुम्हारी बेटी के टुकड़े कर देंगे और थोड़े से टुकड़े तुम्हें दफनाने के लिए दे देंगे। जेनोफिलियस ने डर और हताशा भरी चीख निकाली। खरोंचने और हटाने की आवाज़ें आईं। जेनोफिलियस सीढ़ियों के मलबे में से निकलकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा, हैरी फुसफुसाया। वो उस शोर के बीच से बाहर निकलने लगा जो जेनोफिलियस सीढ़ियों पर कर रहा था। रॉन सबसे गहराई में दफन था। हैरी और हरमाइनी ने बिना आवाज़ किए उसके ऊपर का मलबा हटाया और उसके पैरों पर गिरी भारी अलमारी को हटाने की कोशिश की। जब जेनोफिलियस के धमाकों और खरोचने की आवाज़ें करीब आईं तो हरमाइनी ने वायु विचरण मंत्र का इस्तेमाल करके रॉन को आज़ाद किया। ठीक है, जब सीढ़ियों के रास्ते को रोकने वाली टूटी प्रिंटिंग मशीन कांपने लगी, जेनोफिलियस उनसे बस कुछ फुट दूर था। हरमाइनी अभी धूल के कारण सफ़ेद थी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है हैरी? हैरी ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे अदृश्य चोगा दे दो। रॉन, तुम इसे पहन लो। मैं? लेकिन हैरी, प्लीज़ रॉन। हैरी, मेरा हाथ पकड़ लो और रॉन, तुम मेरा कंधा पकड़ लो।
हैरी ने बायां हाथ बढ़ाया। रॉन चुगे के नीचे घुसकर अदृश्य हो गया। सीढ़ियों का रास्ता रोकने वाली प्रिंटिंग मशीन कांप रही थी। जेनोफिलियस वायु विचरण मंत्र का इस्तेमाल करके उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। हैरी नहीं जानता था हरमाइनी को किस चीज का इंतजार है। कसकर पकड़ना, वो फुसफुसाई। कसकर पकड़ना किसी भी पल। जेनोफिलियस का कागज जैसा सफेद चेहरा साइन बोर्ड के ऊपर नजर आया। विस्मृतो! हरमाइनी उसके चेहरे की तरफ अपनी छड़ी करके चिल्लाई और नीचे के फर्श पर छड़ी तान कर बोली, भूतल प्रहारम। उसने सिटिंग रूम की छत में छेद कर दिया। वो चट्टान की तरह गिरे। अपनी जान बचाने की खातिर हैरी अभी हरमाइनी का हाथ थामे हुए था। नीचे से एक चीख सुनाई दी। उसने 2 लोगों को रास्ते से हटते देखा। जब टूटी छत से उन पर ढेर सारे मलबे और टूटे फर्नीचर की बारिश होने लगी, तभी हरमाइनी अंतर्ध्यान होने के लिए हवा में ही घूम गई और अंधेरे में खोते समय हैरी के कानों में ढहते मकान की आवाज़ें गूंजने लगी।